हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सूर्य प्रताप सिंह एंड आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डॉपलर इफेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मुझे नीट के कुछ बच्चों के द्वारा ये डाउट आया था डॉपलर इफेक्ट, ड्यू टू सम रीजंस मैं ये वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो रहा हूँ। तो करीबन 8 या 10 बच्चे हैं जिन्होंने सेम टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करी हैं। तो मैं ये टॉपिक उन लोगों के लिए आज इस वीडियो के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे इस इफेक्ट को, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। द टॉपिक इज डॉपलर इफेक्ट, राइट। तो यार देखो, डॉपलर इफेक्ट नाम की चीज जब भी मेरे दिमाग में आती है तो मेरे दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर कट आ जाती है। मतलब मैं जैसे डॉपलर इफेक्ट का नाम सुनता हूँ ना तो मेरे दिमाग में कुछ एग्जांपल्स दौड़ने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की डेट के बाद आपके दिमाग में भी वो एग्जांपल्स दौड़ने लगने चाहिए, है ना। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब कोई साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स जैसे बाइक्स हैं, कार्स हैं, ट्रेन है, बसेस हैं, ये सब जब चलती हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं कुछ ना कुछ, या हॉर्न मार रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने ऑब्जर्व किया है जब कोई सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, जैसे ट्रेन है, ट्रेन जब स्टेशन पे आ रही होती है तो जैसे जैसे स्टेशन के करीब ट्रेन आती है वैसे वैसे उसका साउंड तेज सुनाई देने लगता है हमें। या फिर स्टेशन से ट्रेन दूर जा रही हो तो जैसे जैसे दूर जाती है वैसे वैसे उसका जो साउंड है वो मुझे धीरे धीरे कम होता हुआ दिखता है। क्लियर सी बात है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, सपोज इस केस में तो ट्रेन इज अ सोर्स ऑफ साउंड और ट्रेन ही मूव कर रही थी। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया कि सपोज एक आइसक्रीम वाला है, वो आपकी सोसाइटी के आसपास आया, वहाँ खड़ा है एंड घंटी बजा रहा है, टन 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 टन, ठीक है। तो एक बच्चे को खुशी हुई, वो दौड़ते हुए उसके पास गया। तो जैसे जैसे बच्चा उसके पास दौड़ते हुए जाएगा वैसे वैसे उस टन 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 की आवाज़ उसको ज़्यादा आएगी। वो घंटी की जो भी बजा रहा था वो उसकी आवाज़ बच्चे को ज़्यादा सुनाई देगी। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स, है ना, साउंड प्रोड्यूसिंग कोई सोर्स हो और उसको सुनने वाला ऑब्जर्वर मूव करे, या ऑब्जर्वर कहीं खड़ा हो, जैसे मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ और ट्रेन मूव करे, तो जो साउंड सुना गया है ऑब्जर्वर द्वारा वो बदल जाता है, वो धीरे धीरे फ्लक्चुएट करता है। जैसे जैसे सोर्स पास में आएगा तो साउंड बढ़ेगा, सोर्स दूर जाएगा तो साउंड घटेगा, ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा तो साउंड बढ़ेगा, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जाएगा तो साउंड घटेगा। क्या क्लियर बात है? इतनी बेसिक ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर है? बहुत सबको क्लियर होगी, बहुत सिंपल सी बात है। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि यार यहाँ पर ना एक क्या होता है, एक तो सोर्स होता है जो साउंड प्रोड्यूस करता है और एक होता है ऑब्जर्वर जो सुनता है। दिस इज सोर्स एंड दिस इज ऑब्जर्वर। अब ये बात क्लियर है, जब तक दोनों रेस्ट पे हैं तब तक जो साउंड ये प्रोड्यूस करेगा वही साउंड ये सुनेगा। पर अगर मैं इसको इसकी तरफ दौड़ा दूं या इससे दूर दौड़ा दूं, है ना, या फिर सोर्स को ऑब्जर्वर की तरफ दौड़ा दूं या उससे दूर दौड़ा दूं, तो जो साउंड ऑब्जर्वर सुनेगा वो कुछ और होगा। जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली उतना नहीं सुनेगा, वो कुछ और होगा। हमने महसूस करी है ये चीज कि वो ट्रेन पास में आ रही होती है तो साउंड बढ़ता जाता है। अब साउंड बढ़ता जाता है मतलब हमारे कानों पे गिरने वाली साउंड एनर्जी बढ़ जाती है। साउंड एनर्जी बढ़ जाती है या कम हो जाती है, दूर जाते वक्त कम हो जाती है और पास आते वक्त बढ़ जाती है। तो साउंड एनर्जी का खेल कहाँ से रिलेटेड है? ये बेसिकली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी से। कि हम बोलते हैं जब भी कभी दोनों रेस्ट पे हैं तो कोई साउंड में डिफरेंस नहीं है, पर जब भी कभी या तो ये मूव करे या ये मूव करे या दोनों मूव करें, तो whenever there is relative motion between source of sound and observer, clear है? Whenever there is relative motion between source of sound and observer, then we can say that there is change in frequency of the sound observed by the observer. क्लियर? मतलब ऑब्जर्वर पर पहुंचने वाली साउंड की फ्रीक्वेंसी बदल कर पहुंचेगी जब भी कभी साउंड और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। या तो साउंड
मतलब सोर्स दौड़े या ऑब्जर्वर दौड़े, तो जब भी कभी रिलेटिव मोशन होगा सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में तो फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, फ्रीक्वेंसी अलग हो जाएगी, कहने का मतलब है साउंड अलग सुनाई देगा। क्लियर बात है? क्लियर बात है। तो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, whenever there is relative motion between source of sound and observer, then there will be a change in frequency. है ना? And frequency heard by the observer is different from the frequency produced by the source. It may be less or it may be more, depending on the motion. Depending on the motion. जैसा भी मोशन होगा, अगर ऑब्जर्वर दूर जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी घट रही होगी, ऑब्जर्वर पास जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, सोर्स पास जा रहा होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी, सोर्स दूर जा रहा होगा तो साउंड की फ्रीक्वेंसी घट रही होगी। क्लियर बात है? फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी, सुनाई देने वाला साउंड। क्लियर है क्या? अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी को ना आप ऐसे भी समझ सकते हो, देयर इज चेंज इन फ्रीक्वेंसी बोल लो या चेंज इन पिच बोल लो या चेंज इन श्रिलनेस बोल लो। क्लियर है क्या? एक ही बात है। ठीक। अच्छा, तो डॉपलर ने, भाई साहब डॉपलर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी और पहली बार उन्होंने इस चीज के बारे में लोगों को बताया था। क्लियर है? हालांकि ये चीज ऑब्जर्व काफी पहले कर लेनी चाहिए थी पर काफी लेट करी लोगों ने, और डॉपलर ने करी और उन्होंने पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशंस दिए। पर हम लोग चलते फिरते हैं पर कभी हमने ये चीज सोची नहीं कि यार फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी। पर हाँ, 11th क्लास में वेव्स या वेव्स नाम के चैप्टर में ये इफेक्ट पढ़ाया जाता है और वहां से हम समझ सकते हैं कि हमको डेली लाइफ में ये ऑब्जर्वेशन कर लेनी चाहिए थी, पर हमने अभी तक नहीं करी। कोई बात नहीं, आज कर ली, है ना? कि भाई साहब सीधी सी बात है यार, होता है यार ऐसा, है ना? तो अब इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले बनाए उन्होंने, इनके मोशन पे बेस्ड। तो वो फॉर्मूले समझने में बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, बच्चे याद नहीं कर पाते और कंफ्यूज हो जाते हैं नोटेशंस में कि कौन सी वेलोसिटी है, कौन सा म्यू है, कौन सी फ्रीक्वेंसी है इसकी, कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पहुंच रही है, बहुत कंफ्यूजन है। तो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है। हो सकता है आपका कंफ्यूजन बाद में भी रह जाए, पर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। तो मेन टॉपिक ये है कि हम इसमें 3 केसेस पढ़ने वाले हैं। पहला केस ये है जब सोर्स जो है हमारा वो रेस्ट पे लिया हमने कि सोर्स तो नहीं चल रहा, और ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्वर चल रहा है ना? तो सोर्स जो है वो हमने किस पे ले लिया? रेस्ट पे ले लिया और ऑब्जर्वर को मूव कराया। अच्छा, अब ऑब्जर्वर को भी 2 तरीके से मूव कराया जा सकता है। केस ए इज ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। क्लियर है? एंड केस बी इज व्हाट? ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। क्लियर है? और वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर की है वो हम वीओ मानेंगे। क्या मानेंगे? वीओ। क्लियर है? एंड जो साउंड की वेलोसिटी है, साउंड इधर ट्रेवल कर रहा है, वो हमने वी मानी है। क्या मानी है? वी। ये हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या है? ये हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा सा, बढ़िया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। क्लियर है क्या? अच्छा, अब इन दोनों केसेस के लिए फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलो अभी के लिए तो मैं इसे मिटा देता हूं, पर ये केस भी कवर कर लेंगे, है ना? समझ में आ जाएगा। ये केस है हमारा कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स एंड सोर्स इज एट रेस्ट। क्लियर है? अच्छा, तो इस केस में अगर आप बात करो तो यहां पर जो साउंड की फ्रीक्वेंसी निकली, बेसिकली फ्रीक्वेंसी बाय द सोर्स, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, एफएस। क्लियर है? तो एफएस मैंने बोला फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स।
या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, ठीक है, एक ही बात। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, हम जानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ साउंड, क्लियर है क्या? लैम्डा मैंने बोल दिया इस साउंड का वेवलेंथ है सपोज। तो यहां से इसने ये फ्रीक्वेंसी निकाली, यहां से जो साउंड निकला बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? इतनी थी, क्लियर है? पर चूंकि ये ऑब्जर्वर इसकी तरफ दौड़ रहा है तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी पहुंची होगी वो कुछ और पहुंची होगी। जब रेस्ट पे थे तो सेम फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है, पर रेस्ट पे जब ना हो तो फ्रीक्वेंसी जो पहुंचेगी वो कुछ और होगी। तो लेट से जो फ्रीक्वेंसी है कुछ और वाली वो है आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या है आपकी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्लियर है क्या? अच्छा, अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो, यहां से जो वेव निकली उसकी वेवलेंथ में कोई फर्क नहीं है जब तक वो इसके पास पहुंचेगी, क्योंकि वेव अकेली है। कोई दूर मतलब बहुत सारी वेव्स निकलेंगी, वो सब यहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, तो सोचो सब एक के ऊपर एक ही निकलेंगी, यानी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस पर्टिकुलर केस में जब ऑब्जर्वर मूव करता है तब वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता, पर वेलोसिटी में चेंज आता है। किसकी? साउंड की। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर के मूव करने से साउंड की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के लिए कुछ और होगी। कैसे? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि सपोज एक कार यहां से आ रही हो और एक कार यहां से आ रही हो, तो इस कार की स्पीड इसमें जुड़ के दिखती है ना? दैट इज VA माइनस VB, और जब VA इधर पॉजिटिव लिया है तो VB को माइनस लोगे तो VA माइनस माइनस VB दैट इज VA प्लस VB, है ना? तो ये चीज आपको सिखाते भी होंगे सर लोग 11th क्लास में स्टार्टिंग में रिलेटिव वेलोसिटी के टॉपिक में। जब भी दो चीजें ऐसे जा रही हो तो दोनों की वेलोसिटी ऐड कर दो एक दूसरे के लिए, और जब भी साथ में जा रही हो तो इसकी वेलोसिटी इसमें से माइनस कर दो, है कि नहीं? तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी इज VA माइनस VB। अच्छा, तो यहाँ पे लैम्डा में कोई चेंज नहीं आएगा, लैम्डा वो का वही रहेगा। फ्रीक्वेंसी को चेंज होना है एपरेंट, तो ऊपर वाला टर्म ये V है ये चेंज होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा तो चेंज हुआ नहीं है तो V को चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी ही नहीं। सही बात है, पर हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, तो हम बोलेंगे कि यहां पर वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर लिखना है आपको, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। समझ में आया? अब सोचो इस केस में जब दोनों रेस्ट पे थे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या थी? क्योंकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो जो साउंड की वेलोसिटी है क्या वही की वही ऑब्जर्वर को दिख रही है, तो ऑब्जर्वर पर पहुंचने वाली फ्रीक्वेंसी सेम है जब दोनों रेस्ट पे हैं। पर अगर सोर्स रेस्ट पे ही है, ऑब्जर्वर को मूव करा दिया, तो वेलोसिटी सीन बाय ऑब्जर्वर ऑफ द साउंड वुड बी डिफरेंट। क्लियर बात है? तो चूंकि ये डिफरेंट होगा तो हम बोलेंगे ऊपर वाली चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्या? वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अब साउंड की वेलोसिटी इधर V है तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, माइनस ऑब्जर्वर की इस साइड है तो माइनस ऑफ V नॉट। क्या क्लियर है क्या? अपॉन लैम्डा विच कम्स आउट टू बी V प्लस V नॉट अपॉन लैम्डा। क्लियर है क्या? अच्छा, तो बेसिकली दिस इज योर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज V प्लस V नॉट अपॉन लैम्डा, एंड लैम्डा को मैं यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? देखो लैम्डा की वैल्यू मुझे यहां से मिली V अपॉन FS। इसको इधर अगर रख दूं तो मेरे पास F एपरेंट का फॉर्मूला क्या आया इस केस के लिए? आया V प्लस V नॉट अपॉन V इंटू FS। क्लियर है क्या? तो दिस इज द फॉर्मूला for the case 1 when observer is moving with V naught velocity towards the observer, towards the source. क्लियर है? अच्छा, होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो आप जल्दी से इसको लिख लें पॉज करके, फिर मैं इसको मिटा देता हूं ताकि उस पे आगे अपन बढ़ सके। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है? मैं इसको मिटा दिया। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं।
इसी केस 1 का बी टॉपिक अगर मैं लूं तो बी में मैंने बोला था कि यार सोर्स तो उधर ही हो, ठीक है, सोर्स रेस्ट पे है, वही अपना वी वेलोसिटी का क्या निकाल रहा है, साउंड निकाल रहा है, ठीक है, पर ऑब्जर्वर जो है वो इस बार दूर तरफ जा रहा है, वीओ, क्लियर है। तो जैसा कि मैंने बोला, जब पास आ रहा होगा तो इसको तेज सुनाई देगा, जब ये दूर जा रहा होगा तो इसको धीरे सुनाई देगा। वही एग्जाम्पल यार, ये घंटी बजा रहा है कोई खड़ा होके, आइसक्रीम वाला बच्चा दौड़ के आ रहा तो उसको तेज सुनाई देगी, जैसे जैसे पास आएगा उस पूरे केस का जो भी थ्योरी थी या जो भी ज्ञान हमको उसमें से लेना था, अर्जित करना था, वो हमने कर लिया, क्लियर है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं, तो इसमें बोला कि इस साइड जा रहा है, तो अब जो यहाँ अपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी ये फिर से वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन लैम्डा। लैम्डा फिर से चेंज नहीं होने वाला क्योंकि सोर्स रेस्ट पे है। लैम्डा कभी नहीं बदलेगा उन केसेस में जहां पे सोर्स रेस्ट पे हो, रट लो, क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ओ इज इक्वल टू, यहां पे बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड भी इस तरफ है, ओ भी इस तरफ है, तो माइनस वी ओ, क्लियर है क्या, अपॉन लैम्डा, दिस इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी। और हम जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस बाय सोर्स थी वो वी अपॉन लैम्डा थी, ठीक है, तो यहां से मुझे फिर से वही लैम्डा वी अपॉन एफ एस मिल सकता है, यहां रख दूं तो एफ अपरेंट इस केस में क्या आ जाएगी, वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू एफ एस। तो ऑब्जर्वर को सोर्स के टुवर्ड्स मूव कराने में और सोर्स से दूर मूव कराने में फॉर्मूले में डिफरेंस कहां पर है, सिर्फ यहां पर है, ध्यान से देखो, सिर्फ यहां पे है, बाकी फॉर्मूला सेम है कि नहीं, और होना भी चाहिए, सही बात है। तो हम ऐसा रट लेते हैं कि यार ऑब्जर्वर जब पास जा रहा हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है तो वी और वी नॉट के बीच में प्लस आएगा, दूर जा रहा तो घटने वाली है तो वी और वी नॉट के बीच में माइनस आएगा, तभी ना अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ एस से कम आएगी, और इस केस में अपरेंट एफ एस से ज्यादा आएगी, क्लियर है क्या, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो फटाफट 2 मिनट लेके ये दोनों इस केस 1 के दोनों केसेस ए और बी को उतार लो आप समझते हुए, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे, है ना, तो आराम से उतार लो, चलो पॉज करके उतार लो। चलो ठीक है, तो आई एम रबिंग दिस एंड कमिंग बैक टू द सेकेंड केस, राइट। चलो अब इसमें केस 2 पढ़ते हैं, कौन सा केस, केस 2। केस 2 में हम सोर्स को मूव कराएंगे, सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर को रेस्ट पे ले लिया इस बार, मतलब वही ट्रेन और स्टेशन पे खड़ा हुआ हमें, क्लियर है। चलो तो भाई साहब ये आपकी ट्रेन थी साउंड प्रोड्यूस करते हुए, जिसमें साउंड की स्पीड तो v थी, v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, एग्जांपल के तौर पे सोर्स हमारी ट्रेन है, ठीक, और ये ट्रेन इधर मूव कर रही है सपोज vs स्पीड से, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ सोर्स, व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, क्लियर है क्या। यहां कहीं ऑब्जर्वर है, यहां कहीं ऑब्जर्वर बैठा है भाई साहब, ऑब्जर्वर रेस्ट पे मस्त मजे मार रहा है, मैं खड़ा हूं स्टेशन पे, मस्त स्टेशन पे इधर उधर देख रहा हूं, ठीक है। ट्रेन जैसे जैसे मेरे पास आई मुझे तेज सुनाई दी उसकी आवाज, उसको हॉर्न अगर मार रही थी तो हॉर्न तेज सुनाई दिया, क्लियर है क्या। कितना तेज सुनाई दिया, यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी थी तो यहाँ पे कितनी बदल के हो गई, वही तो निकालना है। अच्छा अब खुद से सोच के बताओ, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई वो हुई v बाय लैम्डा, बेसिकली साउंड की वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, सही है।
यहां पर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो अलग होगी, इसलिए मैंने एफएस और एफए लिखना पड़ रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पर जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो फ्रीक्वेंसी में इस बार ऑब्जर्वर तो मूव कर नहीं रहा, तो ऊपर जो आएगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो ऊपर जो वेलोसिटी यहां ये जो है वेलोसिटी ये सेम रहने वाली है v, क्योंकि ऑब्जर्वर तो मूव कर ही नहीं रहा, यानी इसको भी साउंड की वेलोसिटी तो v दिखने वाली है, तो दिस विल नॉट चेंज। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का ऊपर वाला पार्ट इस केस में चेंज नहीं करेगा, जबकि पिछले केस में कौन चेंज होता था? वेलोसिटी बदलती थी, लैम्डा चेंज नहीं होता था जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वर साउंड को देखता है, तो ऑब्जर्वर के लिए साउंड की वेलोसिटी बदल जा रही थी जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा था, पर ऑब्जर्वर अब रेस्ट पे है, तो ऑब्जर्वर के लिए साउंड की वेलोसिटी इस केस में नहीं बदलेगी। क्लियर है क्या? तो मैं ऐसा बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ओ अपॉन लैम्डा। क्या सोचिए कि ये चीज तो v रहने वाली है, मतलब क्या ये लैम्डा बदल गया होगा तभी फ्रीक्वेंसी बदली होगी? सही बात है, तो मैं यहाँ बोलूंगा लैम्डा इफेक्टिव। यहाँ लैम्डा कुछ और था, यहाँ लैम्डा कुछ और है। अच्छा, यानी कि अब मुझे अगर ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है तो मुझे ये लैम्डा इफेक्टिव निकालना पड़ेगा, v तो सेम है। क्लियर है? लैम्डा इफेक्टिव आएगा, यहाँ वैल्यू रखूंगा तो आंसर आएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, अब ये जो लैम्डा इफेक्टिव की कहानी है ये मुझे आपको सुनानी है और समझानी है। क्लियर? तो सुनो भाई, कहानी कुछ ऐसी है, हम ऐसा मान के चलते हैं, कि ये जो यहाँ से ये चीज, इसी चीज को इधर समझा रहा हूँ, ठीक है, लैम्डा इफेक्टिव को, यहाँ से जो सोर्स से साउंड निकला, सही है, यहाँ कहीं ऑब्जर्वर था, सही है, तो सोच यहां से जो पहली वेव निकली वो कुछ ऐसे निकली। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस वेव का टाइम पीरियड t मान लूं, क्या मान लूं? t, एक टाइम पीरियड कैपिटल T मान लूं, क्या मान लूं? कैपिटल T मान लूं अगर, तो ये वेव कितना ट्रेवल कर गई? ध्यान से सोचो, तो क्या ये वेव v इंटू टी ट्रेवल कर गई? अरे करी नहीं करी? अरे भाई साहब, करी कि नहीं करी? कर गई भाई साहब। सही बात है, स्पीड इंटू टाइम, एक टाइम पीरियड में साउंड की स्पीड v है तो v इंटू टी, इस वेव का ट्रेवल करना इतना हुआ। बोलो सही है? सही है सर। अच्छा, यानी अब ये वेव इधर पहुंच गई है। ओके ओके, पर उतनी ही देर में इस टी टाइम में क्या ये सोर्स कहीं आगे मूव कर गया होगा? क्योंकि सोर्स की भी स्पीड है vs, है कि नहीं? ट्रेन आगे आई होगी ना, आई होगी नहीं हुई होगी? आई होगी। तो मैं बोलूंगा कि ट्रेन सपोज कितना मूव कर गई? vs इंटू टी, उतने ही टाइम में, स्पीड इंटू टाइम। सही बात है। अब अगर आप वेवलेंथ की को डेफिनेशन पढ़ोगे ना, 9th क्लास में जो पढ़ाई जाती है या 11th क्लास में जो पढ़ाई जाती है वेवलेंथ की, तो ऐसा बोला जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव्स इज नोन एज वेवलेंथ, इज नोन एज वेवलेंथ। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इस पर्टिकुलर चीज में अब जो नई वेव निकलेगी क्या वो यहां से निकलेगी? क्लियर? और जो पुरानी वेव थी वो क्या यहां पे थी उस वक्त? थी कि नहीं थी? क्लियर है क्या? तो ध्यान से अगर आप सोचो तो ये नई वेव, ये पुरानी वेव, तो सोच ये एक वेव है और ये एक वेव है, और इसके बीच का डिस्टेंस जो है, इस वेव का और इस वेव का बीच का डिस्टेंस क्या ये है? ध्यान से देखो, ये vt है, ये vs है, तो वेव ये वाली वेव अब इधर पहुंच गई है और ये वाली वेव अब यहां है, तो इस वेव में और इस वेव में क्या यही डिफरेंस है? तो दो कॉन्जिक्यूटिव वेव, एक वेव यहां से निकली और उस समय पे एक वेव यहां से भी निकली, तो क्या ये दिस इज द वेवलेंथ? क्लियर है क्या? मैं अलग अलग बता रहा हूं, पर वो ये सोर्स तो इधर इसी लाइन में मूव किया है ना, तो सोर्स कहीं यहाँ आ गया, वेवलेंथ इधर आ गई है,
तो बेसिकली Vt माइनस Vst इज द न्यू वेवलेंथ लैम्डा इफेक्टिव। बात समझ में आई क्या? होप कि समझ में आई होगी। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा लैम्डा इफेक्टिव आया इस केस में, लैम्डा इफेक्टिव आया वो आएगा मेरा v इंटू टी माइनस वी एस इंटू टी, माइनस वी एस इंटू टी। अब आपने बोला सर आपने ये चीज ज्यादा क्यों मानी, ये कम क्यों मानी, ये ज्यादा चल गई हो, ऐसा क्यों नहीं माना? लॉजिकली सोचो, साउंड की स्पीड 340 332 मीटर पर सेकंड होती है और इन जनरल तुम ट्रेन को 60 मीटर पर सेकंड या 80 मीटर पर सेकंड से दौड़ा सकते हो, तो कौन ज्यादा चलेगा? वेव। लॉजिकल सी बात है कि नहीं? तो वेव वीटी चल गई, ट्रेन वीएसटी चली, तो ट्रेन वीएसटी चली तो ट्रेन अब अगली वेव यहां कहीं निकालेगी और उस समय ट्रेन की जो पुरानी वेव है वो यहां कहीं पहुंच गई होगी, तो पुरानी वेव और नई वेव में जो डिफरेंस है वही तो वेवलेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव वेव्स। क्लियर बात है? अच्छा, तो ये आ गया अपना लैम्डा इफेक्टिव। इसको अगर मैं टाइम पीरियड टी कॉमन ले लूं तो v माइनस वी एस इंटू टी इज द लैम्डा इफेक्टिव। बोलो हाँ या ना? सही है। अब आ जाते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऊपर v लिख देता हूं, नीचे देख ध्यान से, लैम्डा इफेक्टिव है, लैम्डा इफेक्टिव की वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दूं, तो ध्यान से देख v माइनस वी एस इंटू टाइम पीरियड, कुछ ऐसा आएगा। दिस इज एपरेंट। अच्छा, अब एपरेंट को इससे भी रिलेट करना है ना आपने, तो देखो आप जानते हो क्या, ये एफ एस 1 अपॉन टाइम पीरियड होगा, क्योंकि हमने टाइम पीरियड क्या माना है? टी, तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी। क्लियर है? तो यहां पर अगर आप देखो तो ये 1 अपॉन टी दिख रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, v माइनस वी एस बेसिकली v अपॉन v माइनस वी एस इंटू एफ एस। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से मैंने केस 2 में, केस 2 का भी केस 1 किया है। ये मैंने कौन सा केस किया है भाई? ए केस किया है। क्यों ए केस? क्योंकि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अभी सोर्स को मैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर भी ले जाऊंगा, उसका एक अलग केस बनेगा, उसमें अलग फॉर्मूला आएगा। बात सही है कि नहीं है? सही बात है। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी पता चल गई इस केस में। क्लियर है क्या? फटाक से उतारो इसका सेकंड, मतलब इसका बी पार्ट कराता हूं फिर मैं। होप की पॉज करके आपने नोट कर लिया होगा, तो आई एम रबिंग इट। चलो नेक्स्ट है अपना केस 2 का ही सेकंड केस। बेसिकली ये सोर्स है और सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो इस बार मैं इस तरफ ले जा रहा हूँ वीएस से, और साउंड तो इधर ही निकल रहा है वी से, और यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है जो रेस्ट पे। क्लियर है क्या? तो फिर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो मुझे सोर्स की फ्रीक्वेंसी मिलेगी इनिशियली वो v अपॉन लैम्डा मिलेगी, और यहाँ पर जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है ऊपर v में कोई चेंज आने वाला है नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर नहीं रहा है, तो ऊपर तो v लिख दो, नीचे लैम्डा इफेक्टिव आने वाला है। लैम्डा इफेक्टिव निकालना मेरा धर्म है और मैं उसे निकाल के इधर रखूंगा तो मुझे एफ मिल जाएगा। बोलो सही है? ठीक। तो अब अगर मैं यहाँ से लैम्डा इफेक्टिव निकालने की कोशिश करूं तो ध्यान से अगर आप देखो तो साउंड तो चला इधर वीटी, और इस पॉइंट से ट्रेन चली इस साइड वीएसटी। अब वो नई वेव यहां से निकालेगी और पुरानी वेव उस समय कहां पहुंच चुकी होगी? यहां पहुंच चुकी होगी। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों वेव के बीच का? ये, और वो कितना होगा? ध्यान से देखो, वीटी प्लस वीएसटी।
क्लियर है क्या? पिछले केस में Vt माइनस VST, इस केस में Vt प्लस VST। क्लियर है क्या? आई होप क्लियर होगा। तो इस केस में लैम्डा इफेक्टिव आपका निकल के आता है Vt प्लस VS इंटू टी, यानी कि दिस विल कम आउट टू बी V प्लस VS इंटू टी। यहाँ पे रखूंगा तो हमारे पास एपरेंट का फॉर्मूला बनता है V अपॉन V प्लस VS 1 अपॉन टी, और 1 अपॉन टी को मैं लिख देता हूं एफ एस एफ ए। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो अभी तक, तो एक बहुत ही प्यारी सी ऑब्जर्वेशन आपको दिखी होगी कि जब सोर्स दूर जा रहा है ना, जब सोर्स की वेलोसिटी आ रही है तो नीचे वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स हो रहा है, और जब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ऊपर प्लस माइनस ऑब्जर्वर हो रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज जो ऑब्जर्वेशन लायक थी वो ये थी कि जब साउंड पास में आ रहा है, मतलब सोर्स पास में आ रहा है, तो साउंड बढ़ेगा तो V और VS में माइनस लगा दो नीचे सोर्स के लिए, ठीक। और जब साउंड घटेगा तो प्लस लगा दो। समझ में आया? क्यों? क्योंकि सोचिए प्लस होगा तभी ना ये पूरी वैल्यू घटेगी एफ ए की, और जब ये माइनस होगा तो एफ ए की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब ये प्लस होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये चीज घटेगी, और जब ये माइनस होगा तो ये डिनोमिनेटर घटेगा और एफ ए बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? और ऊपर के लिए जब ऐड होगा तब एफ ए बढ़ेगा, तो जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो बीच में प्लस लगा दो V और V नॉट के, सही है। और जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो तो माइनस लगा दो। क्लियर है क्या? बेसिक ऑब्जर्वेशन है। चलो ये केस आप लिख लो, उसके बाद मैं कराता हूं आपको ऑब्जर्वेशन वो अच्छे से। चलो मैं मिटा देता हूं। अब सबसे पहली बात, केस 3 कराने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं। इस पूरे फिनोमेना में पैरामीटर्स कितने हैं? V है, VS है, VO है, FA है और FS है। बस यही है, और लैम्डा इफेक्टिव लैम्डा वो अलग बात। पर क्या ये 5 चीजों में फॉर्मूले हैं? अगर अभी तक आपने देखा हो तो हमने केस 1 और केस 2 कवर किए। केस 1 में हमने, ये हमारा सपोज सोर्स और ये हमारा सपोज ऑब्जर्वर, केस 1 में हमने कवर किया ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स विद वेलोसिटी V नॉट, ठीक है। और दूसरा केस था कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, और सोर्स यहाँ पे रेस्ट पे था, सोर्स इसमें रेस्ट पे था। तो फॉर्मूले जो हमारे बने, इस केस में जो फॉर्मूला बना हमारा वो एपरेंट का बना V प्लस VO अपॉन V इंटू FS, और यहां जो फॉर्मूला बना मेरा वो बना FA इज इक्वल टू V माइनस V नॉट अपॉन V इंटू FS। क्लियर है क्या? दूसरे केस में मैंने फिर से 2 केसेस पढ़े। इन 2 केसेस में मैंने यहां पे क्या किया, सोर्स लिया, सोर्स को मूव करा दिया विथ वेलोसिटी VS, और ऑब्जर्वर को यहीं रखा रेस्ट पे, और एक बार सोर्स को दूर मूव करा दिया विथ वेलोसिटी VS और ऑब्जर्वर को यहीं रखा रेस्ट पे। तो इस केस में जो फॉर्मूला आया एपरेंट का, इसको मिलने वाली फ्रीक्वेंसी का, वो आया V अपॉन V माइनस VS इंटू FS। और इस केस में जो फॉर्मूला आया है
एपरेंट कब आया, V अपॉन V प्लस VS इंटू FS। अब इन सबसे पहले तो इन दोनों को अगर ध्यान से देखो आप, तो प्लस आ रहा है जब ऑब्जर्वर इसकी तरफ जा रहा है और माइनस आ रहा है जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा है। सही है क्या? तो इन दोनों को कंबाइन करके क्या ऐसा लिखा जा सकता है, V प्लस माइनस V नॉट अपॉन V इंटू FS इज इक्वल टू FA। किताबों में यही मिलेगा आपको, कंफ्यूज ना हो। क्लियर है? प्लस इज फॉर the case when observer is moving towards the source, minus is for the case when observer is moving away from source। क्लियर है क्या? ऐसे ही जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ माइनस आ रहा है जब सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है, जब सोर्स दूर जा रहा है तो प्लस आ रहा है। मतलब इसका उल्टा है, ऑब्जर्वर पास जा रहा हो तो प्लस लगा दो V और V नॉट में, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर में, और जब सोर्स पास जा रहा हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ सोर्स में माइनस लगा दो बीच में। उसका लॉजिक ये है कि सोच, जब ये पास जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी इस पे, वो तभी बढ़ सकती है जब नीचे वाली क्वांटिटी छोटी हो तो फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी। नीचे वाली क्वांटिटी को छोटी करने के लिए V माइनस VS आना जरूरी है। ये लॉजिक्स हैं, रटने के लॉजिक्स बेसिकली, है ना। बाकी आप कंसेप्ट याद रखो, डेरिवेशन कैसे होगी, ठीक है। ऐसे ही जब दूर जा रहा हो तो घटाना है तो मतलब नीचे प्लस लगा दो, ठीक। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो किताबों में आपको ऐसे मिल जाएगा कि FA बराबर, देखना ध्यान से, FA बराबर V अपॉन V माइनस प्लस VS इनटू FS। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। माइनस इज फॉर व्हेन सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, प्लस इज फॉर व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्लियर? तो ये केस 1 केस 2 क्लियर। एक और चीज ऑब्जर्व करने वाली थी इनमें, वो ये थी, सोच यहाँ ऑब्जर्वर मूव कर रहा था तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आ रही थी, यहाँ ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो ऊपर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है पर जीरो है, क्यों? ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा। ऐसे इधर भी सोर्स की वेलोसिटी है नीचे, है ना, पर जीरो है क्योंकि मूव नहीं कर रही। बात समझ में आई? तो इन दोनों को कंबाइन करके एक नया फॉर्मूला मैं बना सकता हूं जो केस 3 में लगा सकता हूं। ध्यान से देखना उस फॉर्मूले को, अगर समझ आए तो दाद देना भाई साहब, है ना। तो FA बराबर क्या ये लिखना सही होगा क्या? प्लस माइनस V नॉट अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू FS। इसमें ये चारों केस कवर कर लिए आपने साहब, और इनके अलावा आने वाले केस भी कर लिए कवर इस फॉर्मूले में। क्लियर है क्या? तो ध्यान से आराम से इसको उतारो, 2 मिनट इसके बारे में सोचो, मैं आके बताता हूँ आपको। तो चलो 2 मिनट में फटाक से इतना उतारो आप। हाँ हाँ बाबा बोलो। मैं करता हूँ आपको 5 मिनट में। हेलो, हाँ तो आपने उतार लिया होगा। तो चलो अब इसके बारे में सोचते हैं, ध्यान से सोच। चल इस केस में ये फॉर्मूला लगाते हैं और देखते हैं इसका फॉर्मूला ये निकाल पाते हैं कि नहीं, ठीक। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। अच्छा, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यानी कि ऊपर रहेगा, और टुवर्ड्स द सोर्स है यानी अपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तो या प्लस आएगा कि माइनस आएगा? प्लस आएगा साहब। डन डन। नीचे सोर्स तो मूव करी ना, इसको 0 रख दो, तो V प्लस V नॉट अपॉन V इंटू FS। देखो ये तीनों में लगा के देख ले, ये वाला फॉर्मूला सब जगह सेट हो जाएगा। क्लियर है क्या? किताबों में लिखा होता है, समझ ही नहीं आता। किताबों में तो अनशन नोटेशन लेते हैं, इसको म्यू, इसको म्यू एस, अरे म्यू म्यू, ये भी म्यू जैसा दिख रहा है। खत्म हो जाते हैं बच्चे, समझ ही नहीं पाते कौन क्या है। इसलिए मैंने FA और FS लिया है, V BS लिया है एंड V लो लिया है।
तो क्या है, क्लियर रहे सारी चीजें। क्लियर है क्या? नोटेशंस में अपने को डिनोशंस में कैसे डिनोट कर रहे हैं उसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा, है ना? तो चलो इतना आप उतार लिया होगा, इसको मिटाता हूँ मैं, केस 3 कराता हूँ इसके बेसिस पे, और आपका ये टॉपिक खत्म हुआ। उस पर आप बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। सोचो ट्रेन, कुत्ता, बिल्ली, बैल बज रही है स्कूल में, फालतू के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। तुम खुद भी बना सकते हो घर पर बैठ के, ठीक है? चलो लास्ट केस, केस 3। व्हेन, देख भाई, केस 1 में मैंने क्या माना था? केस 1 में माना था सोर्स रेस्ट पे ऑब्जर्वर इज मूविंग। केस 2 में मैंने क्या माना था? ऑब्जर्वर रेस्ट पे सोर्स इज मूविंग। अब केस 3 में क्या मानूंगा? बोथ आर मूविंग। सही है कि नहीं? अच्छा, तो बोथ आर मूविंग, सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अच्छा, अब बोथ आर मूविंग में भी 4 केस बन जाएंगे साहब। बनेंगे नहीं बनेंगे? देखो कैसे बनेंगे, देखो 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 देखो, है ना? केस 1 बोलता है बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये सोर्स मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। ये वीओ से, ये वीएस से, इससे निकलने वाला जो साउंड है वो वी से, वी स्पीड है उसकी, ठीक है? बी, दोनों एक दूसरे की तरफ, सोर्स इधर मूव कर रहा हो, ऑब्जर्वर इधर मूव कर रहा हो। ये केस हो गया एक। सी केस, सोर्स इधर मूव करने लगे और ऑब्जर्वर इधर मूव करने लगे। बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, बोथ आर अपोजिट बट टुवर्ड्स द ईच अदर, ठीक है? चौथा केस और क्या बन सकता है? खुद बताओ जल्दी जल्दी खुद बताओ, सोचो। मैं इस तरफ मूव करा दूं दोनों, ये चारों केस बन सकते हैं। ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ, सोर्स उससे दूर। यहाँ पे ऑब्जर्वर सोर्स से दूर और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ। अलग अलग बातें हैं, ये एक ही बातें नहीं है भाई साहब, ध्यान देना, बात सही। अब इस कंसेप्ट को चारों जगह लगा के चारों केसेस के फॉर्मूले निकाल सकते हो आप। देखो कैसे, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। हम जानते हैं ऑब्जर्वर पर पहुंचने वाली एपरेंट फ्रीक्वेंसी बदलेगी। अच्छा सा, ओके। देखो, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा कि घटाएगा? सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है अगर सोर्स को, तो नीचे ये माइनस आना चाहिए, तभी डिनोमिनेटर कम होगा और ये बढ़ पाएगा। सही बात है? तो नीचे आया v माइनस वी एस। ऊपर ध्यान से सोच, ऑब्जर्वर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को घटाएगा, तो ऊपर भी आना चाहिए माइनस वी ओ इंटू एफ एस। क्लियर है क्या? ऐसे ही चलो इसका लिखो, चलो खुद से ट्राई करना, उसके बाद देखना, कर लो ट्राई पॉज करके। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ तो घटा रहा है तो नीचे तो v माइनस वी एस आ गया। सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब नीचे वाला टर्म घटना चाहिए, तो नीचे वाला टर्म घट गया, देख। सही है? अच्छा, ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, ये भी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा है, तो ऑब्जर्वर जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है तो प्लस आता है, तो प्लस आना चाहिए, तो v प्लस वी नॉट। सही बात है? सही बात है ना? ऐसे इसमें लगा लो, देखो सोर्स घटा रहा है यानी नीचे v प्लस वी एस आएगा, और ऑब्जर्वर भी घटा रहा है तो ऊपर v माइनस वी एस आएगा, v माइनस वी ओ आएगा, v माइनस वी ओ आएगा। सही है क्या? दिस इज एफ एस, दिस इज एफ ए। कोई दिक्कत? आई थिंक नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे देखो एफ ए जो आएगा, इस एफ ए को आप क्या लिखोगे? देखो ध्यान से, देख ये सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी को घटा रहा है, यानी नीचे वाला टर्म प्लस होना चाहिए, तो v प्लस वी एस। ये ऑब्जर्वर सोर्स के टुवर्ड्स जा रहा है यानी फ्रीक्वेंसी को ये बढ़ा रहा है, तो ऊपर आएगा v प्लस वी नॉट। कोई दिक्कत नहीं है। चारों केसेस कर लिए तूने, तो मतलब भाई साहब आप ये याद रखो, और घटाने बढ़ाने वाला कंसेप्ट याद रखो कि जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो टुवर्ड्स तो ऑब्जर्वर बढ़ाएगा यानी v प्लस वी नॉट, ऑब्जर्वर दूर तो v माइनस वी नॉट, सोर्स तरफ तो v माइनस वी एस, सोर्स दूर तो v प्लस वी एस। और ये रहा फॉर्मूला, और लगा लो दुनिया में कहीं भी।
और काम करेगा। दिस इज व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। क्लियर है क्या? तो भाई साहब हमने बहुत चीज़ें महसूस करी हैं, जैसे कि अपन घर पे खड़े होते हैं, बाहर से बुलेट निकलती है तो अपन को पता चलती है यार अभी बुलेट दूर से आ रही थी और एकदम पास से गुजरी और फिर दूर चली गई। हम फील कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? जस्ट ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द साउंड विच इन कमिंग ऑन आर ईयर्स। क्लियर बात है? जो भी हमारे कान सुन पा रहे हैं साउंड को, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ दूर जा रही है, कोई चीज़ पास आ रही है। बोल सही है कि नहीं है? तो उसी चीज को थोड़ा डीपली पढ़ा किसने? डॉपलर ने। और वो ये तरीके थे। बोलो क्लियर है क्या? क्या मैंने सारे केसेस बहुत अच्छे से समझाए हैं? अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। एंड मैं दावा करता हूँ कि आपसे हर एक न्यूमेरिकल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन ने इस फील से इस टॉपिक को समझा है कि अपने को बेसिक्स तक पता है इस टॉपिक की। बोलो क्लियर है क्या? है ना? तो दैट्स इट for today and thank you so much और just best of luck for your further exams. ठीक है? Thank you.